आज की सामाजिक अध्ययन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वह है ग्रामीण परिवारों में बढ़ती जनसंख्या। ठीक है, क्योंकि जिस गति से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है उससे चिंतित होना स्वाभाविक है। तो जनसंख्या जो है वह जब बढ़ती है जनसंख्या तो वह अपने साथ कई सामाजिक, आर्थिक और कई समस्याएं लेकर के आती है। आप ये लगा लीजिए कि हर साल हमारी आबादी उतनी बढ़ जाती है जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है। अब आप समझ जाइए, प्रतिवर्ष देश में ऑस्ट्रेलिया के बराबर जनसंख्या जुड़ जाती है। ठीक है, तो जो भी हम प्रगति करते हैं सामाजिक, आर्थिक, वो सभी प्रयासों को नील कर देती है, जीरो कर देती है। जितने हम प्रयास करते हैं उस जनसंख्या के हिसाब से प्रतिवर्ष उतनी जनसंख्या बढ़ जाती है, तो हमारे जो प्रयास रहते हैं वो असफल हो जाते हैं। यही कारण है कि हमारी जो जनसंख्या बढ़ने के कारण प्रति व्यक्ति आय वो निरंतर कम होती जा रही है, बेरोजगारी अपना मुंह फाड़े जा रही है और मृत्यु दर कम हो गई। तो इसके कारण क्या हो रहा है, भाई मृत्यु दर कम क्यों हो गई? क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो गई। तो फलस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो हम आज़ादी से पहले की बात करें तो गांव का भारत और आज का भारत भिन्न था, है ना। उस समय यातायात नहीं थी, चिकित्सा नहीं थी, आर्थिक प्रभाव नहीं था, सुख सुविधाओं की कमी थी, तो जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ पाती क्योंकि मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी मुकाबले जन्म दर। ठीक है, लेकिन आज़ादी के बाद देश में अस्पताल, चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी सुख सुविधाओं के साधन बढ़े, तो जिसके कारण परिवारों की चिंताएं मिटी और जनसंख्या बढ़ने लगी। तो इसी कारण जनसंख्या की वृद्धि शहरों की अपेक्षा कहाँ हुई? गांव में ज़्यादा हुई। गांव में थोड़ा शिक्षा का थोड़ा अभाव रहता है, अशिक्षा रहती है ना, तो वहाँ पे गांव की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ी और इसी वृद्धि के कारण हमारे देश में आर्थिक सामाजिक समस्याएं खड़ी हो गई। तो बढ़ती हुई आबादी क्या करती है, जो आपके संसाधन होते हैं उनको जो है एकदम से खत्म करने पर लग जाती है। तो आर्थिक विकास ने गांव में जिन सुविधाओं की वृद्धि हुई वो बढ़ती जनसंख्या के कारण अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए। आर्थिक उन्नति के लिए जो हमने प्रयास किए वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई जनसंख्या ने उसके प्रभाव को कम किया। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही बेरोजगारी, फौज बढ़ती जा रही है बेरोजगारी की, है ना। सबसे अधिक बेरोजगार आपको ग्रामीण क्षेत्रों में ही मिलते हैं। तो जहाँ पर शिक्षा का अभाव ना के बराबर होता है, शिक्षा का अभाव रहता है, आवास की समस्या, कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है, वहाँ पे घर बनते जा रहे हैं, तो ये भी एक समस्या है। पर इससे क्या हो गया, खेती की ज़मीन कम होने से गांव के लोगों की जो आमदनी के साधन थे वो कम हो गए, जिसके कारण वहाँ पे असंतुलन, घृणा, भेदभाव, आपत्तिजनक और अभद्र भाषा, कामुकता, शराबखोरी और गंदी बस्ती आदि के कारण सामाजिक विघटन हुआ। जनसंख्या की वृद्धि के कारण ही समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, परिवार टूटते जा रहे हैं, शहर में भाग रही है जनता, है ना। संयुक्त परिवार जो है वो कम होते जा रहे हैं। शहर की चकाचौंध को देख करके गांव के लोग आकर्षित होते हैं, है ना। तो जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति विकृत हो जाती है। ग्रामीण लोग कभी कभी अपने सीधेपन के कारण अपना तालमेल शहर के जीवन में
नहीं बिठा पाते। ठीक है। और एक और कारण है कि यहाँ विवाह जो है वो ऐच्छिक ना होकर अनिवार्य है। गांव में क्या होता है कि आप अगर 14-15 साल के हो गए तो भाई इसका छोरे का ब्याह कर दो या छोरी का ब्याह कर दो, तो उसकी मर्जी हो या ना हो, आपके उसके परिवार वालों की मर्जी आवश्यक हो जाती है, वो अनिवार्य है। और गांव में धार्मिक विश्वास रहता है कि जो उम्र तय है उससे पहले ही उनका विवाह कर दिया जाता है। कैसे? जो मजदूर परिवार होते हैं वो जैसे ही बालक कुछ बड़ा हुआ या लड़की बड़ी हुई तो कभी इनका विवाह कर दो। क्यों? उन्हें एक ऐसे आदमी की जरूरत है, एक ऐसी महिला की जरूरत होती है जो घर का चौका बर्तन कर सके, खाना बना सके। क्योंकि बहू न केवल घर के काम करती है बल्कि ऐसे काम भी करती है जो आर्थिक स्थिति में भी सुधार कर सके। ठीक है। तो यही कम उम्र में विवाह करने की प्रथा हमारे गांव में आज भी प्रचलित है। मायने नहीं रखते, आपके परिवार ने कह दिया कि भाई लड़का 15 साल का हो गया, लड़की 14 साल की हो गई, इनका विवाह कर दो, अनिवार्य रूप से, कंपल्सरी। ठीक है। अब शादियां जल्दी होंगी तो बच्चे की जो जन्म दर है वो बढ़ेगा, है ना, और उसी से प्रारंभ हो जाती हैं और अन्य सामाजिक समस्याएं और आर्थिक समस्याएं। कैसे? विवाह होने के बाद पैसा चाहिए जीविका उपार्जन करने के लिए। अब उनके पास शिक्षा तो है नहीं क्योंकि 15-16 साल में उनकी शादी कर दी गई। फिर इनसे क्या होता है, समस्या पे समस्या खड़ी होती चली जाती है। सरकार ने प्रयास किए परिवार नियोजन कार्यक्रम चला करके, लेकिन उनके प्रति उत्साह कम रहा लोगों में। सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रम और कृत्रिम उपाय शहरी जनसंख्या में तो लोकप्रिय हो गए, लेकिन ग्रामीण जनसंख्या में इसको कम अपनाएं। इसके फलस्वरूप जनसंख्या बढ़ती जा रही है और छोटे और ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर का प्राय स्थिति कठिन होती जा रही है। फिर क्या है, बढ़ती जनसंख्या ने ग्रामीणों के जीवन स्तर को कम किया। शादी हो, किसी के तेरहवीं हो, अन्य सामाजिक कार्यों में शहरों की चमक धमक से प्रभावित होकर गांव के लोग भी अब अत्यधिक खर्च करने लगे हैं। परिणाम स्वरूप निर्धन परिवार और अधिक निर्धन होते जा रहे हैं और ग्रामीण परिवार जीवन जो है वो निम्न स्तर का जीने के लिए बाध्य होते जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के घटक। जनसंख्या वृद्धि के घटक, तो देखिए 3 इसके प्रमुख घटक हैं। पहला है प्रजनन या जन्म दर, ठीक है, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास या स्थानांतरण। तो बात करते हैं प्रजनन की। प्रजनन, तो देखिए इससे तात्पर्य है स्त्रियों द्वारा जीवित शिशुओं को जन्म देने की क्षमता। तो जन्म दर से तात्पर्य हम कह सकते हैं 1000 व्यक्तियों के पीछे प्रतिवर्ष पैदा होने वालों की बच्चों की संख्या से है। जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या को गिनकर ज्ञात की जाती है। तो पहला है इसी में उच्च जन्म दर, औसत जन्म दर, निम्न जन्म दर, अपरिष्कृत जन्म दर, सामान्य जन्म दर और आयु विशिष्ट प्रजनन दर, मानक प्रजनन दर, कुल प्रजननता दर। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये जन्म दर से है। देखिए पहले क्या था, प्रजनन जो दर थी वो अधिक थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अधिक थी मृत्यु दर। तो इससे क्या होता था, जनसंख्या की में जो विस्फोट वृद्धि होती थी वो रुक जाती थी। परंतु आज चिकित्सा सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी हो गई हैं कि जो मृत्यु दर है वो जन्म दर से कम हो गई है। इसीलिए जो हमारी जनसंख्या है वो अत्यधिक तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। अब आ जाते हैं
मृत्यु दर। मृत्यु दर जो प्रभावित करते हैं वो है कि प्रति 1000 व्यक्ति पर 1 वर्ष में होने वाली मौतों से है। जन्म के पश्चात ही मृत्यु को अंकित किया जा सकता है। इसमें भ्रूण मौत, जन्म पूर्व ही गर्भपात, इसको मृत्यु की संज्ञा नहीं दी जा सकती। मृत्यु दर ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, अपरिष्कृत मृत्यु दर और सेकंड है शिशु मृत्यु दर। तो ये 2 कारण हो गए। तीसरा है प्रवास। साधारण शब्दों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक के लोगों को थोड़े समय के लिए जाकर स्थायी रूप से रहना प्रवास कहते हैं। तो क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो अपने जीवन यापन के लिए एक जगह से दूसरे जगह के लिए प्रस्थान करते रहते हैं। तो इससे भी क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि का कारण बनते हैं। अब जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव की हम बात करें तो सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है वो पड़ता है संसाधन, खाद्यान्न पर। तो जनसंख्या जब अत्यधिक बढ़ जाती है तो कृषि योग्य भूमि तो हमारी उतनी है, लेकिन जनसंख्या हमारी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो अनाज है, खाद्यान्न है, वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि रहने के लिए कृषि भूमि जो है वो रहने के लिए बना ली जाएगी। खाद्यान्न की कमी होगी, खाद्यान्न की कमी होगी तो पोषण की कमी होगी, और असंतुलित भोजन के कारण कुपोषण की समस्या उत्पन्न होगी। फिर तीसरा है कि जब कुपोषण की कमी होगी तो उसका मानसिक स्थिति भी सही नहीं रहेगी। तो इन सब चीज़ों के कारण उसकी सीखने की क्षमता कम होगी, उसमें जो है जो एक अच्छे नागरिक में जो शक्ति होनी चाहिए वो उसमें नहीं होगी, और खाद्यान्न की महंगाई के कारण आम जीवन महंगा और कठिन हो जाता है। कितना प्रभाव पड़ता है, खाद्यान्न की कमी हो जाती है। फिर आ जाता है दूसरा, जीवन स्तर पर प्रभाव, जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो गिर जाता है। इसके कारण, वृद्धि के कारण जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है वह घट जाती है, निर्धनता में बढ़ोतरी हो जाती है, बचत करने की शक्ति प्रभावित होती है, क्योंकि खर्चे इतने हो जाते हैं। जब आमदनी कम होगी तो पहली बात तो उसमें से बचत नहीं होगी, खर्चे बढ़ेंगे, तो बचत का तो कहीं मतलब ही नहीं। बचत नहीं होगी तो क्या होगा, रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे, और रोजगार अगर कम होगा तो आश्रितों की संख्या बढ़ जाएगी, और जनसंख्या की वृद्धि से जो ज़्यादातर लोग हैं, जनता है, वो सामान्य जीवन से ज़्यादा निम्न स्तर पर आ जाती है। तो जनसंख्या की वृद्धि से गरीब तो और गरीब हो जाता है, और अमीर और अधिक अमीर हो जाते हैं। अतः गरीबी और अमीरी की जो बीच की खाई है, जो गहराई है, वो बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि 3% आबादी पर पूरी दुनिया का 97% पूंजी है, और बाकी 97% पर 3% पूंजी है। अब कितना बड़ा जो है फेरबदल है, मतलब 3% लोगों पे दुनिया का 97% पैसा है, और 97% लोगों पर बाकी का सिर्फ 3% ही संसाधन है। ठीक है, फिर आता है जनसंख्या के ढांचे पर प्रभाव। तो क्या होता है कि रहन सहन, शिक्षा, अस्पताल, रोजगार, सेवाएं, और इनमें क्या हो जाता है, असंतुलन हो जाता है। बढ़ती जनसंख्या से देखिए शिक्षा, रहना सहना, अस्पताल, सेवाएं और रोजगार, ये क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आता है आर्थिक विकास पर प्रभाव। आर्थिक विकास पर प्रभाव कैसे होता है कि खाने की कमी, पानी की कमी, पूंजी की कमी, बेरोजगारों की कमी, बेरोजगारों की अत्यधिक संख्या, है ना,
और फिर कुटीर उद्योगों की कमी हो जाती है, तो पूंजी नहीं होगी तो कुटीर उद्योग बंद हो जाएंगे। फिर हो जाता है इन सब चीज़ों के कारण जो आर्थिक विकास की दर है वह भारत की दर क्या हो जाती है, भारत की क्या पूरी दुनिया की, कम हो जाती है। तो एक साल में हम उतनी आबादी बढ़ा लेते हैं जितनी पूरी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है ना। पूरे अमेरिका की जो आबादी है वो 25 करोड़ है, हमारे सिर्फ उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है, तो अमेरिका जैसे तो हम कितने देश बना देंगे, आप कल्पना कीजिए। अभी चाइना नंबर 1 पे है, और अगर ये लॉकडाउन और 6 महीने 1 साल और हो जाता तो हम नंबर 1 पर आ जाते। तो ये हमारे यहाँ क्या है कि तो कोई ऐसा कोई कानून नहीं है जो होना चाहिए। चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी रही है पिछले विगत 15-20 वर्षों में, और उसने अपने आप को किया है। तो हमें डिसिप्लिन थोड़े से क्या कहते हैं डिसीजन लेने चाहिए। ये हमारे जो हैं उसको अगर हमें तरक्की करनी है तो आवश्यक हो जाता है कि जनसंख्या जो है वृद्धि अपने आप में एक समस्या नहीं है, वो कई समस्याओं की जननी के रूप में काम करती है। तो मैं जब भी बताता हूँ कि किसी भी आप देखें पॉल्यूशन, आप देखें पर्यावरण, आप देखें किसी भी चीज़ की, उसकी जड़ में कहीं ना कहीं बढ़ती हुई जनसंख्या ही होती है। तो अगर पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ी समस्या मेरे हिसाब से अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ बढ़ती जनसंख्या। जनसंख्या कम होगी, पॉल्यूशन कम होगा, आर्थिक संसाधनों पे कम होगा, जो प्रकृति के संसाधन हैं उन पर भी दबाव कम होगा। जहाँ तक मैं आपको अपनी बात समझा पा रहा हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना काफी, धन्यवाद।